हमें क्या क्या बता रहा है, इस सबको समराइज कौन करेगा? चैप्टर 7 में हमें किन किन चीज़ों के बारे में मालूमात दे, शुरू से लेके एंड तक? चलें हेडिंग देख के, नहीं मतलब समरी भी समरी, सुपर एग्जेक्टिव समरी हो, ठीक है। हेडिंग देखने की इजाज़त है। कस्टमर और मार्केट से उसने शुरू किया। अच्छा, मैं साथ साथ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वो फिर ऑनलाइन में लोगों को आवाज़ मेरी ज़रा, इन्होंने कहा कस्टमर और मार्केट से चैप्टर स्टार्ट होता है। कस्टमर कौन होता है, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, कस्टमर जो कुछ चीज़ खरीद रहा है, मार्केट वो जहाँ पे कोई ना कोई फिजिकल ऑनलाइन कोई भी शय बिक रही है, खरीदी जा रही है, जहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग है, वो एक मार्केट है। इंडस्ट्री ज़रा बड़ा वर्ड हो गया, जिसमें उस सेगमेंट के, उस सेक्टर के, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा मार्केट से इकट्ठी हों। तो इंडस्ट्री एक पूरा किसी भी किस्म की कमोडिटी को डील करने वाली एक पूरा का पूरा वो जोन जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस उस तरह के काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री था। सेक्टर उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में उनकी सिमिलर एक्टिविटीज या सिमिलर प्रोडक्ट की बेसिस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री को हमने फिर सेक्टर्स में डिवाइड किया, मार्केट को भी डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री मार्केट को जब हम छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग फेज या सेगमेंट्स के हिसाब से, तो वो हमारे सेक्टर्स बन गए। ठीक है, इंडस्ट्री की उन्होंने पोर्टर के हिसाब से 5 टाइप्स बताई। छोटे छोटे टुकड़ों में जो हुई हुई वो फ्रेगमेंटेड है, अभी डेवलप हो रही है वो इमर्जिंग है, एक खास स्टेज पे पहुंच गई है वो मैच्योर हुई हुई है। इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी इंडस्ट्री नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ग्लोबल जो कि पूरी दुनिया को लेके चल रही हैं। तो इन्होंने पहले बताया कि ये इंडस्ट्रीज थी। फिर क्या बताया था चैप्टर 7 ने? कन्वर्जन बताया था। कोई भी इंडस्ट्रियां या मार्केट्स कब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, तो सम टाइम एक इंडस्ट्री अलग चल रही है, दूसरी इंडस्ट्री अलग चल रही है, और ये फिर मिलके अपने आप को एक सिंगल इंडस्ट्री के तौर पे भी लेके चलना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हमने पढ़ा था कन्वर्जेंस। 2 तरह की कन्वर्जेंस है, वो कौन कौन सी है? एक डिमांड की तरफ से एक सप्लाई, एक ये कि कस्टमर की ख्वाहिश हो कि ये 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, एक है कि सप्लायर की ख्वाहिश हो, बिजनेस की ख्वाहिश हो कि बिजनेस खुद ही से इकट्ठी करके आपको देना शुरू कर दे। ठीक हो गया। एंटर हो रहे हैं, पोर्टर ने कहा कि जब आप एक बिजनेस में एंटर हो रहे होंगे तो 5 तरह की ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको देखनी होंगी। पोर्टर की 5 फोर्सेस कहलाती हैं। वो 5 फोर्सेस के बस नाम आपने बताने हैं। राइवलरी यानी कि मुकाबला, कंपटीशन वगैरह। ठीक है, सप्लायर का आपको थ्रेट हो सकता है कि वो बहुत तगड़ा हो, कस्टमर का थ्रेट हो सकता है वो बहुत तगड़ा हो, इसके अपने अपने वेरिएबल्स थे। उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट का अगर आपको खौफ लग रहा है तो एक इस फैक्टर को देख लें। और आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो क्या एंट्री आसान है या मुश्किल है, उसके ऊपर हमने फैक्टर्स पे बात की। तो पोर्टर ने कहा इन 5 फैक्टर्स को देखेंगे तो ये 5 फोर्सेस मॉडल है जिससे यू कैन डिसाइड कि मैं इस सेक्टर में एंटर हूं या ना हूं। फिर क्या बताया था चैप्टर 7 ने? चलें, जब भी आप पेपर में कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो और आप किसी जगह पे अटक जाएं और आपके जहन में कोई ना आए, तो कंपटीशन पे सबसे ज़्यादा काम पोर्टर ने किया है, तो पोर्टर के नाम लगा दें, कोई मसला नहीं, परेशानी की बात नहीं है। क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल पोर्टर ने बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट 4 फेजेस से गुजरती है। सबसे पहला फेज है इंट्रोडक्शन, वो अभी स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है? ये तेज समरी हमने करनी है तो जरा हमने इसको लेवल ऑफ प्रिसीजन कम रखना है। उसमें एकदम ग्रोथ होती है, वो एकदम से प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है, लोग उसके पीछे आना शुरू हो जाते हैं, वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। फिर एक मैक्सिमम लेवल पे जाके वो रुक जाती है। ये जब वो आई थी तो इंट्रोडक्शन आपने कहा, जब वो तेजी से बढ़ना शुरू हुई तो इस फेज को क्या कहा? ग्रोथ। ऊपर पहुंच गई तो ये फेज क्या है? हाँ, वो मैच्योरिटी फेज आ गया। फिर
वो जब गिरना शुरू हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्लाइन फेज है। ये 4 फेज बताए थे क्लासिकल लाइफ साइकिल ने, और उन्होंने कहा था इन चारों फेजेस में आपकी कॉस्ट, आपकी कंपटीशन, आपके बाकी सारे वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से होते हैं, और एक टेबल सा बना हुआ था जिसने उन सारी चीज़ों को समराइज किया था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये बड़ा लॉजिकल सा मॉडल है, कोई नंबर्स तो है नहीं इसमें। भाई देखिए ना, हम एक जगह कहते थे मार्केट की ग्रोथ इतनी हो और आपका शेयर, तो उसको नंबर में मैयर कर सकते हैं, इसको नंबर में मैयर नहीं कर सकते कि ये कौन सा मैच्योर है, कौन सा डिक्लाइन है। आपको लग रहा है मार्केट मैच्योर हुई है, पता लगे 3 साल बाद उससे 3 गुना डिमांड हो, तो इसका फेज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन अगेन हमने समरी में थोड़ा सा लेवल जरा मैक्रो लेवल पे रखना है। तो आपने कहा इसके कुछ फायदे नुकसान किताब ने बताए, और क्या क्या बताया है? एक मार्केट मेंटर होने का आइडियल टाइम क्या है? तो अलग अलग तरह की कंपनियों के हिसाब से किताब ने हमें कहा कि उस तरह की कंपनियां इस वक्त एंटर हो जाती हैं, उस तरह की कंपनियां इस वक्त एंटर हो जाती हैं। चैप्टर 7 को हम समराइजिंगली जल्दी जल्दी से देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या बातें थी। उसके बाद स्ट्रेटजी ग्रुप और मार्केट के बारे में बताएं, मार्केट सेगमेंटेशन और स्ट्रेटजी ग्रुप। मार्केट की सेगमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक ग्रुप के बारे में बताया। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या थे भला? सिमिलर एक्टिविटी वाले जितने भी लोग हैं या इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो एक ग्रुप बने। जितने भी मिलते जुलते स्ट्रेटेजीज रखने वाले हैं, आप उन 4-4, 5-5, 3-3 को पकड़ के उनके ग्रुप बना दें, और आप कहें मेरी इंडस्ट्री में 4 ग्रुप्स हैं, उन 4 ग्रुप में चाहे 16 ऑर्गेनाइजेशन हो, रादर देन आप 16 ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें, आप 4 ग्रुप्स को समझें कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या था? उसने कहा कि जब आप इस तरह के ग्रुप बना लें, आप एनालाइज करें, आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पर एक स्पेस होगी, उस स्पेस को स्ट्रेटेजिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, आपको जब इनको एनालाइज करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां ये लोग काम नहीं कर रहे, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने लिए मार्जिन नजर आएगा। वरना तो अगर मार्जिन ना नजर आए तो कभी भी कोई बिजनेस में एंटर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग सर्व कर रहे हैं और ऑलरेडी कंपटीशन है। सेगमेंटेशन क्या था? मार्केट सेगमेंटेशन ये सिमिलर है इंडस्ट्री सेगमेंटेशन की तरह, लेकिन इसमें मार्केट को तोड़ रहे हैं, उसमें हम इंडस्ट्री को तोड़ रहे थे, इसमें हम अपने कस्टमर के हिसाब से मार्केट को तोड़ रहे हैं। तो टेक्निकली सेगमेंटेशन इज कस्टमर्स की सेगमेंटेशन। आप कह सकते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है, दिस इज मोर ऑफ अ कस्टमर, यानी आप मार्केट नहीं, आप कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, एज के हिसाब से, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके बाइंग पैटर्न के हिसाब से। तो अलग अलग तरीके से हम सेगमेंट कर सकते हैं। किताब ने उसको कुछ फ़ायदे नुकसान भी बताए। फिर ये एंड पे किताब और क्या बता रही थी? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसने अपनी ही चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बताया, अपनी चीज़ों के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, डिविजन्स को देखेंगे, इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है SBU। हम अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, वो जो छोटे से छोटा यूनिट है जिसका एक अलग डिसीजन मेकिंग हो रही है, हम उन सबको देखेंगे, उनको 4 में से किसी एक कैटेगरी में डाल देंगे। इसने 4 कैटेगरी बनाई। किन वेरिएबल्स के हिसाब से ये कैटेगरी बनती है? मार्केट शेयर क्या और मार्केट ग्रोथ क्या है? मार्केट शेयर किसे कहते हैं? हमारी प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है और पूरी मार्केट मिला के कितनी सेल कर रही है। तो मेरा पूरी मार्केट के हिसाब से मैं कितने % हिस्सेदार हूं उस मार्केट में, टोटल जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं कितने % मैं सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद है मार्केट ग्रोथ। आप उस मार्केट का प्रीवियस डाटा देखकर ये एस्टिमेट लगाएंगे कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ कितनी जा रही है। आप एक एस्टिमेट लगाएंगे कि इसकी ग्रोथ किस तरह से जा रही है। वो ग्रोथ आपको कैसे पता लगेगी? आपको डाटा नज़र आ रहा होगा, पिछले साल ये मार्केट यहाँ थी, पिछले साल 1 लाख यूनिट सेल हुए थे पूरी मार्केट में, इस दफ़ा 1.5 लाख यूनिट सेल हुए हैं। तो मार्केट की ग्रोथ का मतलब है कि आपकी वो पूरी मार्केट, आप नहीं, आपका कंपेटिटर नहीं, पूरी की पूरी मार्केट। जैसे मैं कहूँ कि जी CA में जी पिछले साल 1000 बच्चे आए थे, अब 1500 बच्चे आए, तो मैं कहूँगा मार्केट 50% ग्रो कर गई है पूरी मार्केट। और फिर मैं देखूंगा कि मेरा उस मार्केट में क्या शेयर है। तो मार्केट शेयर है, मैं कंपेटिटर्स के मुकाबले में कहाँ खड़ा हूँ। मार्केट ग्रोथ है, इसकी मार्केट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ये 2 वेरिएबल्स हैं, इन 2 वेरिएबल्स के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को 4 नाम दे सकते हैं। वो क्या 4 नाम थे? ठीक है, स्टार। एक तरफ रुक जाते हैं, स्टार से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए?
इन्वेस्ट करें, उसे बढ़ने दें, उसके ऊपर काम करें और उसको रुकने मत दें। जब तक मार्केट में पोटेंशियल नज़र आ रहा है आप उसके साथ खेलें, ये आपकी मेन गेम है, यहाँ से आपने कमाना है। उसके बाद मार्केट ग्रोथ आई हो लेकिन उसका जो शेयर है वो कम हो तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। मार्केट बढ़ रही है, आपके पास अभी शेयर नहीं है, लेकिन आपको मार्केट बड़ी लुक्रेटिव लग रही है, यार ये बड़ी मजे की मार्केट है, इधर खेलने का मजा आएगा, वो आपके क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क्स के साथ हम? केयरफुल एनालिसिस करना है, सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि पैसा लगाएं ना लगाएं, लगाएं तो कितना लगाएं, किस एस्पेक्ट पे लगाएं और इसको कैसे बढ़ा के स्टार बना दिया जाए। फिर मार्केट में हमारा शेयर ज्यादा है लेकिन ओवरऑल मार्केट ग्रो नहीं कर रही, लेकिन उस मार्केट के हम किंग हैं, उस मार्केट में हमारे पास तगड़ा शेयर है, तो हम कैश काउ हैं। निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। और फाइनली डॉग्स, दोनों चीज़ें ही कम है, ग्रोथ भी कम है, शेयर भी कम है, तो इसको फौरन ख़त्म कर देते हैं? नहीं, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर 7 जिसमें कंपटीशन, मार्केट्स और प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें हैं, हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। हमारे सिलेबस में हमारे मैनेजेरियल पोर्शन का सबसे अहम चैप्टर हमने कवर कर लिया, सबसे ज़्यादा आईक्यू को पसंद चैप्टर। मीनवाइल आपने देखा होगा कि कुछ सिलेबस की चेंजेस आईक्यू आपने बताई, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें। अच्छी खबर एक के सिलेबस आउटलाइन से उन्होंने वो सारा यूनिट्स जो कि स्टैट्स की बात करते थे, जो बड़े अरसे से हम शोर में चाह रहे थे कि भाई ये स्टैट क्यों डाला हुआ है एमएफए में, एमएफए से स्टैट का चैप्टर उन्होंने ख़त्म कर दिया जी। जो स्टैट जिसके अंदर आप मीन, मीडियन, मॉड निकालते थे, फिर आप एक प्रोबेबिलिटी की बेस पे आप एस्टिमेट्स कर रहे होते थे, काई स्क्वायर टेस्टिंग, जी टेस्ट, टी टेस्ट, इस तरह से, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा, जब वो ख़त्म किया तो फिर उन्हें एहसास हुआ, आपको याद है जब मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस दिखाया था तो हम देख रहे थे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग से टॉपिक गए थे उस पे आईक्यू बहुत ज़्यादा पूछ रहा था और ग्रिड में थोड़े से नंबर थे उनके पास और वो पूछना ज़्यादा चाहता था। मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, खासतौर पे बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें से बड़े सवाल आते हैं और बेचारे ग्रिड देख के उनमें से एक पूछते हैं तो दूसरा नहीं पूछ पाते और बड़े दुखी रहते हैं, और बावजूद उसके वो ग्रिड को तोड़ते जा रहे थे। तो अब उन्होंने ग्रिड को ऑफिशियली ही बढ़ा लिया। अब जो आपकी थर्ड वाली ग्रिड है उसको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, सेकंड ग्रिड में से थोड़ा सा नंबर निकाले और हमारी मैनेजेरियल के ग्रिड में से नंबर निकाल लिए। हमारी ग्रेड जो 35 से 45 पे थी वो 30 से 40 पे चली गई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो रेलेवेंट एरिया है उसमें जितना आईक्यू पूछा करता था, अब हम कह सकते हैं कि उससे शायद 3, 4, 4, 5 नंबर कम पूछे। तो दूसरा एरिया थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और अब जब उन्होंने वो ग्रेड बढ़ा दी तो आई कैन ईजीली से कि हर पेपर में बजटिंग का एक सवाल मिल जाना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल मिल जाना है, यानी अब पेपर के 2 सवाल आपको पहले से पता है। वो ग्रेड बढ़ा दी ना, टॉपिक वही है, टॉपिक में कुछ नहीं बढ़ाया, एक आध लाइन आइटम प्लस माइनस होती है कि ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस हो या ना हो, लेकिन वो सिलेबस में एडिशन कोई नहीं की। अब क्या होगा, सिलेबस उन्होंने रिवाइज किया, किताब अभी आईक्यू ने अपलोड की हुई है पिछली वाली। अब आईक्यू के मूड पे डिपेंड करता है कि क्या वो रिवाइज किताब अपलोड करता है या वो एक एग्जामिनर स्पेसिफिक गाइडेंस दे देता है 1-2 महीने बाद कि इस वाले चैप्टर में से ये मत पढ़ें, इस वाले चैप्टर में से ये मत पढ़ें। जब तक उनकी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं आ जाती लाइन बाय लाइन कि जी ये इसमें इस तरह, तो हम अपने पढ़ते जा रहे होंगे। तो ऐसे में एक गुमान जो कॉमनली किया जा रहा है वो ये है कि शायद जब किताब को लॉजिकल देखें तो किताब में हमें एक आध जगह जो बहुत इलॉजिकल लगती थी, 2 इस सब्जेक्ट पे बड़े एतराज़ थे। एक ये था कि इसमें स्टैट क्या कर रहा है, और दूसरा ये था कि भाई पॉलिटिक्स का आपने बिजनेस पे बताना है लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं पढ़ानी। जो मैं आपसे नहीं कहा था कि एक चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे अयूब खान ने क्या किया, ज़िया के ज़माने में क्या हुआ, नवाज शरीफ के ज़माने में क्या हुआ, तो एक गुमान ये है कि शायद उन्होंने उसको कम किया हो, लेकिन जब तक आंखों के सामने एग्जैक्टली आईक्यू की रिवाइज किताब ना आ जाए या उनकी वो गाइडेंस ना आ जाए, हम कम और ज़्यादा के डाउट में ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी रुक जाएं कि भाई महीने तक क्लास नहीं करते, अल्लाह करे आईक्यू में से चैप्टर्स में से कुछ कम कर दे। हमने पढ़ा वो कम कर दे, हमें दुख नहीं होगा, ना पढ़ा वो तो ख़तरनाक बात है।
जब तक किताब सामने नहीं आती तब तक नहीं कह सकते, ठीक है। असल में अब अगेन आपको पता होगा वाली बात जो है, पिछली दफ़ा आईकैप ने बड़ा क्लियर कट हमें बता दिया था कि स्टैट वो पेपर के करीब ख़त्म कर देंगे, और मैं एंड तक स्टैट को लेके काफ़ी कैजुअल था कि ठीक है मोटा मोटा काम करवा दिया है। वो कहता है एक तो ऊपर वाले टॉपिक हम नहीं पूछेंगे और हम ये अनाउंस कर देंगे कि ख़त्म हो गया है, बट उनकी वो मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें उन्होंने ये बैठ के इस फैसले को साइन करना था और अनाउंस करना था। तो जब तक आईकैप की तरफ से 100% ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने स्क्रीन पे ना आ जाए, हम एब्सोल्यूट बात नहीं कर सकते, हमें एहतियात करनी होती है। तो इसलिए जितनी भी सजेशन उन्होंने मांगी थी उसमें बार बार हमेशा बहुत जोर का एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ये आप जो पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है ना, इसमें बिला वजह की आप चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें प्लस माइनस होकर एक ड्राफ्ट में सामने आई, लेकिन आईकैप फाइनल वर्जन जो देगा और जो फाइनल वर्डिक्ट देगा हम उसको मानेंगे। तो आईकैप फाइनल वर्जन जब बताए तो हमने तो बड़ा सुकून से आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वहां तक पहुंचना है। एक खच्चा ये है कि चैप्टर 5 जो कि जिद्दत के तकाजे पढ़ाने के लिए आपको बताया है, शायद उसमें से कुछ चीज़ें माइनस कर रहे हैं। इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो वाहिद वही चीज़ तो थी जिसमें हम कुछ लेटेस्ट बातें कर रहे थे, चाहे उसका आपके पेपर के मिजाज से ज़्यादा ताल्लुक हो ना हो, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं तो पढ़ा दूंगा, तो मैं तो फ़ायदा उठा के पढ़ाता रहूँगा जब तक उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। मैं तो काफ़ी कुछ पढ़ा देना है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो अभी जो चेंज आई है उसमें ये है कि अब आपका मैनेजरियल का पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई कैन बिलीव कि अगर वो 5 नंबर ग्रिड में से उन्होंने पीछे किए हैं तो शायद 3-4 नंबर वो माइनस कर देंगे जितने नंबर का पेपर आ रहा था पहले उसमें से, और शायद आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं ना कहीं अपने आप को 35, 32, 33 नंबर पे सेट कर ले मैनेजरियल पे। तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंस वाले पोर्शन की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब स्टैट वहाँ से कम हो जाता है तो आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा निकल आता है, आप ज़्यादा टाइम बाकी एरियाज को दे सकते हैं। अब भी आईकैप ने कुछ नहीं बताया। भाई ने एक बात की कि क्या ये मर्ज तो नहीं होंगे, बताया नहीं है, लेकिन मुझे फीलिंग थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की आ रही है जब उन्होंने दोनों आंसर शीट्स फिर से इकट्ठी कर दी हैं। 2 अटेम्प्ट तक आंसर शीट्स अलग अलग रही हैं। वो कहते थे मैनेजरियल की अलग आंसर शीट मिलेगी और न्यूमेरिकल की अलग आंसर शीट मिलेगी। इस रीसेंट पेपर पे आके उन्होंने एक शीट पे आ गए। तो पहले शीट एक की है, अगला स्टेप खतरनाक ये हो सकता है कि उसको मर्ज कर दें। तो जब तक वो एक्चुअल में मर्ज नहीं करते या बताते नहीं है, सारी क्या असर आई हैं। तो मैंने सेशन के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम एंड पे जब आप चीज़ें कवर कर लेंगे तो हम कुछ 1-2 ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे जिसमें सारे दोनों एरियाज कवर हो रहे हो। उसमें फिर भी कोई डिवीजन थी ना, ऐसा नहीं हो सकता था कि एक सवाल का एक पार्ट बी लॉ से और एक पार्ट एम लॉ से हो। इसमें दिस कैन हैपन कि वो आपको एक सिचुएशन दे, मार्केट वो सारा वो दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह से, ये कंपेटिटर्स इतनी चीज़ सेल कर रहे हैं, आपसे पहले उसका एनालिसिस करवा लें कि हाँ भाई बीसीजी के मुताबिक आप कहाँ हैं और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, और फिर आपसे प्रोजेक्शन करवा लें उस डाटा की, और डाटा की प्रोजेक्शन करवा के कहें कि अच्छा टाइम वैल्यू के हिसाब से आप बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट में एंटर होना चाहिए या नहीं। तो दिस कैन हैपन कि वो एक सेट ऑफ डाटा से आपसे 2 तरह के काम करवाएं। उसके लिए एग्जामिनर को काफ़ी मैच्योर होना पड़ेगा। जब तक उसने वार्न नहीं किया हम एक्सप्रेसली नहीं जानते, और सम टाइम वो पेपर में वार्न करता है। पेपर में जब जाते हैं तो सरप्राइज मिलता है, तो वो बच्चे फिर आने वाले बच्चों को बताते हैं कि भाई कि अब दोनों को जोड़ा करेगा। तो चूंकि एक हल्का सा खच्चा सेशन के स्टार्ट से ही था, आपको याद होगा मैं ओरिएंटेशन वाले दिन में ही कह रहा था कि अभी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो अपनी अप्रोच तो नहीं बदलेंगे। हम एहतियातन जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम 1-2 बड़े सवाल ऐसे करेंगे जो कि दोनों एरिया पे स्प्रेड हुए हुए, हम देखेंगे कि अगर पेपर में इत्तफाकन खुदा ना खास्ता उस तरह का सवाल आ जाए तो हमने उसको कैसे तोड़ना होता है। हमारे पास ऐसे सवाल बहुत सारे पड़े हुए हैं, चूँकि जो MSA 2 है वो इसी तरह का पेपर है, उसमें यही 2 पेपर मर्ज हुए हुए हैं। वो ओपन बुक है, मतलब वही बात है कि ओपन बुक के बाद जो वो करते हैं वो बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि वो फिर चाहते हैं कि किताब से फ़ायदा कुछ ना हो। अभी कम से कम किताब से हमें फ़ायदा है, किताब की याददाश्त जो है वो काम आ जाती है। तो खैर अगेन आई होप कि हमने वो सारी बात डिस्कस कर ली। तो MFA में मैनेजरियल पोर्शन के अंदर की चेंज किताब आने पे ऑफिशियल होगी,
सिलेबस आउटलाइन में जो है जो चेंज प्रॉपर नजर आई है वो स्टैट्स खत्म हो गया है। वेबसाइट पे कल रात तक भी जो किताब पड़ी हुई थी वो पुरानी वाली पड़ी हुई थी, तो किताब अभी उन्होंने इसमें नई वाली नहीं डाली। और पता नहीं उनका प्लान जो है वो अगर किताब ऐड करने का है तो कब तक है, आईकेएप सेशन के मिड में भी आके चीज़ें अपडेट कर देता है। स्टैट खत्म हो गया, सिलेबस आउटलाइन से निकाल दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से निकाल दिया। किताब अभी भी जो वेबसाइट पे पड़ी है उसमें स्टैट का चैप्टर है, क्योंकि वो पिछली किताब पड़ी हुई है। स्टैट का एक चैप्टर होता था, तो चैप्टर नंबर 10 स्टैट का हुआ करता था, वो अब उन्होंने खत्म कर दिया। सिलेबस में से निकल गया है, सिलेबस की ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में से निकल गया है। तो वो किताब, उसका हमें किताब आने का इंतजार नहीं करना। किताब का इंतजार तब होता है जब आप देखते हैं कि क्या किसी टॉपिक में से कोई लाइन प्लस माइनस की है उन्होंने। अगर एक चीज सिलेबस ही उन्होंने वो पूरा उसके लर्निंग यूनिट्स ही खत्म कर दी हैं। और एक वो बड़ी पुरानी फरमाइश भी थी सारे ही टीचर्स की कि जी स्टैट जो है वो बिला वजह इसमें ऐड हुआ हुआ है, ऑलरेडी सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ है, तो वो अब ईजी हो गया। तो बैठे बैठे आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। एक चैप्टर मैंने ओरिएंटेशन वाले दिन खत्म करा दिया था, तो एक चैप्टर जो है वो आपका इस तरह से खत्म हो गया। पॉलिटिक्स वाला खत्म नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसमें शायद उसे रैशनलाइज करें, जो उनसे बात इनिशियली जिस तरह से हुई थी। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 10 एक सफ़े का वो चैप्टर हो जिसमें मोटी मोटी चीज़ें। असल में इस किताब के तो चैप्टर और तरह के होते हैं ना, इसमें तो शॉर्ट नोट्स बने हुए होते हैं। तो मैं आईकेएप की किताब के साइज़ के हिसाब से 10 सफ़े कह रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी होती हैं। 10 तो इसके हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। किताब तो एग्जांपल्स के साथ चल रही होती है, डायग्राम बनी हुई होती है, फॉर्मेटिंग हुई हुई होती है खूबसूरत सी। तो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो भी कन्फ्यूजन होगी वो फाइनेंस वाले एरिया में होगी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मेरा जो ताल्लुक था वो ये था कि मेरे नंबर और कम हो गए हैं। मेरे जो एरिया है वो बेचारा थोड़ा सा और आपकी गैर तवज्जुही का शिकार हो सकता है, जिसका मुझे हमेशा से खौफ रहता है। और अब वो खौफ थोड़ा सा 3-4 नंबर से और बढ़ जाएगा। आपकी 3-4 नंबर की मजीद तवज्जो भी डायरेक्ट हो जाएगी दूसरी तरफ। ठीक है जी, वापस इधर आते हैं। चैप्टर 7 आपने अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है। और सवाल देखिए एमएफए वाले, एमएफए वाला सवाल बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था नहीं, दरमियाने लेवल का सवाल था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो मैंने सामने सजाया हुआ है, बस मैं ज़रूरत पड़ने पे उसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं भी चाह रहा था कि हम एक दफ़ा पिछली डिस्कशन कर लें। टेस्ट की तरफ आते हैं। ऊपर वाला सवाल देखते साथ ही आपको बहुत खुशी हुई। In a market environment which offers an exceptionally high rate of return to existing player, the threat of new entrant is imminent. ओ लो जी, एक अजीब सा लफ्ज आ गया। अब इस तरह का वर्ड अगर आ जाए पेपर में, और आता है अक्सर, वो मुश्किल वोकैब इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपने ना उसकी वजह से ब्लॉक नहीं हो जाना वहाँ पे कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। आपने एक दफ़ा सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़ के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि क्या वो पॉजिटिव बात हो रही है या नेगेटिव बात हो रही है। तो वो कहते हैं एक ऐसी मार्केट जिसमें एक्सेप्शनली हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एग्जिस्टिंग प्लेयर को, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज, फर्ज करें यहां आपने कोई वर्ड लिखना हो, जुमले को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझें। ऐसी मार्केट जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देती है एग्जिस्टिंग प्लेयर को, वहां नए एंट्रेंट्स के आने के चांसेस ज्यादा है। इमिनेंट इग्नोर कर देना, यहां फिल इन द ब्लैंक है। तो जिस मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हो, जो मार्केट बहुत मजा दे रही हो एग्जिस्टिंग प्लेयर को, तो नए आने वाले लोगों का वहां पे ख्वाहिश रहती है, वो आना चाहते हैं। इमिनेंट कहते हैं इमीडिएट, इमिनेंट कहते हैं फौरी, ये होने वाला है। ठीक है, ये चीज ऐसी जो कि बस अभी मुमकिन है, समझ आ रही है कि अभी हुई कि कब हुई। तो इमिनेंट होता है बस फौरी, सामने नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये दिस शुड हैपन, दिस कैन हैपन। However, ताहम वेल एंट्रेंच प्लेयर इन दीज मार्केट हैव सस्टेनेबल एडवांटेजेस। जो इस मार्केट के मंझे हुए प्लेयर्स हैं, अब एंट्रेंच हमें नहीं समझ आ रहा ओके, लेकिन ये समझ आ गया पूरे जुमले को पढ़ के कि कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का जिक्र हो रहा है। सस्टेनेबल एडवांटेजेस विच एक्ट एज डेटरेंट टू प्रोस्पेक्टिव कंपेटिटर्स। फिर एक और वर्ड आ गया, डेटरेंट। अब डेटरेंट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो रुकावट।
पॉइंट ये है कि आपने एक पूरे सेंटेंस को पढ़ के एक ओवरऑल मिजाज डेवलप करना होता है। सम टाइम पेपर में अचानक से एक वोकैब का वर्ड आए तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैंने जो है वो 5वीं अच्छे स्कूल से पढ़ी होती तो आज मुझे ये आता। सारे एक जैसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड्स लिखे हैं, उन्होंने भी 5वीं उससे हल्के स्कूल से पढ़ी होगी। आहिस्ता आहिस्ता ही सारे ग्रो करते हैं। तो पेपर में अपने कॉन्फिडेंस को आउट नहीं करना है कि मुझे नहीं आता मेरा क्या होगा, उसको बमुहावरा पढ़ के अंदाज़ा लगा लेना है कि वो कहना चाह रहे हैं। तो एक ऐसी मार्केट जिसमें बड़ा अच्छा रिटर्न है, लोग आते रहते हैं और जो मौजूदा लोग हैं उनको कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं जो कि आने वाले लोगों को उस लुक्रेटिव मार्केट में एंटर होने से वो रुकावट कर रहे होते हैं। Explain briefly the factor which act as deterrent and make it difficult for newcomers to enter। ये इस लाइन ने आपको ऊपर वाली बात मजीद समझा दी। तो सम टाइम इतनी जल्दी मत ये कहें कि मुझे सवाल नहीं समझ आया, आप एक दफ़ा उसे पूरा पढ़ लें। तो वो फैक्टर्स बताने हैं जो रुकावट के तौर पे काम करते हैं और ये नए कमर्स को आने और compete करने में रुकावट डालते हैं। आसान अल्फाज में एक फैक्टर पूछा है और तसल्ली से पूछा है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो एंट्री की बैरियर्स या एग्जिट के बैरियर्स या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के जितने पॉइंट आपको पता है आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 8 नंबर का सवाल है तो आइडियली आप उसकी चंद हेडिंग्स दें और हर हेडिंग के नीचे 2-2 3-3 लाइनों में बता दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी अब 8 नंबर का सवाल है। एक तरीका यह है कि आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी 2-2.5 लाइन्स आती हैं और आपने 8 2-2.5 लाइन्स वाला डाटा लिख दिया। एक आपके जहन में 5 आ रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं मैं 5 लिखूंगा तो 8 में से कम नंबर मिलेंगे। तो अब एग्जामिनर को साबित करें कि आपने मार्क्स को जस्टिफाई किया है। आप 4 हेडिंग्स देखिए और उनके अंदर अच्छा मसाला भर दें तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को नजर आया था कि 8 नंबर है, तो उसने 2 मार्क्स ईच के लिए एक फैक्टर पे थॉरो डिस्कशन कर दिए। जी कंप्लीट 5 फोर्सेस अगेन मतलब वही बात है कि फिर इतना खास तौर पे उन्होंने आपको पूरा फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप करीब करीब जाके समझाने की कोशिश की है कि जो मौजूदा लोग हैं वो आने नहीं दे रहे होते, वो पहले से मौजूद होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं या कुछ और इस तरह से करके। तो वहाँ तो सिर्फ एडवांटेजेस का जिक्र नहीं है, वहाँ तो थ्रेट्स भी होते हैं, वहाँ तो कुछ और चीज़ें भी। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी एंट्री के बैरियर्स हैं वो नए आने वालों को रोक रहे होते हैं। तो जब उन्होंने इतना स्पेसिफिक इशारा दिया ना किसी एक एलिमेंट की तरफ, तो फिर हमने उसे एक एलिमेंट की तरफ जाना है। फिर आया अगला सवाल, ये था हमारा उस तरह का सवाल जिसमें एक मॉडल का बीच का कोई एलिमेंट वो पूछ रहे होते हैं, आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल से आपने वो एलिमेंट जज करना होता है। एलिमेंट की हेडिंग देके उसके नीचे सवाल में से फीचर उठा के लिख देने होते हैं। याद है वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह के सवाल है, कैसे सॉल्व करना है ओरिएंटेशन के साथ। तो ये वो वाला सवाल नहीं है जो एक मॉडल पूछ रहा है, एक बड़ा सिनेरियो नहीं है कि ये बड़ा सिनेरियो अब आप इसके ऊपर पूरी 5 फोर्सेस लगा दो। उन्होंने ये आपको मॉडल दिया, आइडेंटिफाई द फोर्स ऑफ कंपटीशन विच इज रेलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल इन ईच ऑफ द सिनेरियो बिलो। इन तीनों में आपने बताना है कि कौन सी वाली फोर्स नजर आ रही है, 5 फोर्सेस में कौन सी वाली फोर्स। इस तरह के सवाल को कैसे आंसर करना होता है, आप लिखते हैं 1 2 3, 1 पे उस फोर्स की हेडिंग दे देंगे जो आपको समझ आई है, 2 पे उस फोर्स की हेडिंग दे देंगे, 3 पे उस फोर्स की हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे आपने चंद लाइंस छोड़ी हुई होंगी। उन चंद लाइंस में सवाल में से काम काम की इंफॉर्मेशन उठा उठा के लिखते जाएं कि हाँ इस वजह से मैंने कहा कि ये वाली फोर्स। Substantiate your answer by highlighting the salient feature of the model of competition selected by you in each of these scenarios। इन सिनेरियोज में आपने जो वो फीचर सेलेक्ट किया है उसके सेलिएंट फीचर से आपने जस्टिफाई भी करना है। सवाल उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया, उन्होंने कहा सिनेरियो के ऊपर बहस कम करो और मॉडल के फीचर्स बताना शुरू कर दो, उस एलिमेंट के फीचर बता दो ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। बात समझ आ रही है? किसी ने अगर क्वेश्चन बैंक को जाके पढ़ा था तो उसे पता लग जाएगा कि सवाल कौन सा था। ठीक है जी। तो 4 companies of similar size and strength are engaged in manufacture of detergent powder for washing clothes। 4 कंपनियां मिलते जुलते साइज की हैं, मिलती जुलती पावर की हैं, they are engaged in
मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पाउडर फॉर वॉशिंग क्लॉथ के डिटर्जेंट पाउडर के लिए ये सब काम कर रहे हैं। दीज कंपनीज आर की मार्केट प्लेयर, यही मेन मार्केट प्लेयर्स है एंड जॉइंटली शेयर 95% ऑफ द एग्रीगेट मार्केट, और मार्केट का 95% इन्हीं 4 कंपनियों के पास है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू विटनेस एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। और आगे कोई और इसमें नजर भी नहीं आ रहा। 4 प्लेयर हैं, 95% मार्केट इनके पास है, मिलते जुलते हैं और मिलती जुलते कंपटीशन है। इतने सारे उन्होंने निशानियां दे दी कि वो एक जंग की बात कर रहे हैं कि ये लोग हैं और इन्हीं के दरमियान। अब यहाँ थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट का जिक्र नहीं हो रहा, सप्लायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कस्टमर्स की मजबूरियों का जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने क्लियर कट सारी डिबेट ही राइवल्स के ऊपर की है। ठीक, अब आपने लिख दिया राइवलरी के नीचे लिखे द कंपनीज आर ऑफ सिमिलर साइज, कंपनीज आर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ, कंपनीज शेयर 95% ऑफ एग्रीगेट मार्केट। कुछ तबसरे नहीं किए, जिंदगी आसान हो गई, अपनी इंग्लिश तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। ये सवाल प्लस है, ये बहुत फायदा देता है सवाल। जी, अब अगेन बात यह है कि जब तक हमें वो डाटा ना दिया जाए जिसकी बेस पर हमें समझ आए कि जो बायर है वो पावर में आ जाएगा, तो ऐसी चीज नहीं है, तो हम खुद ही से नहीं कह सकते कि अगर यूं करके ऐसे हो जाए, क्योंकि अगर तो वो बता चुके हैं। इस सवाल के सेकंड लेवल पे हमने नहीं उतरना। सवाल ने फर्स्ट लेवल पे हमें कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बताओ क्या लग रहा है, तो हमने उस सिचुएशन के अंदर रह के जवाब देना है। इसमें फर्दर इफ एंड बट ऐड नहीं करना है कि अगर यही सिचुएशन हो और उसमें यूं करके वो हो तो वो चीज भी अप्लाई होगी। वो तो उन्होंने हमें एक जगह पे लाके छोड़ दिया कि ये सिचुएशन है, अब आपको बताओ क्या चीज सही लग रही है। तो हमारा जॉनसी वाली फोर्स की ज्यादा बातें हमें समझ आ रही हैं, हम उसकी हेडिंग दे देंगे। डन। तो पहली वाली समझ आ रही थी। दूसरे में South Health Pharmaceutical and Good Care Pharmaceuticals are manufacturer of 2 new medicine for treatment of cancer। 2 नई मेडिसिन है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए और 2 कंपनी हैं जो कि उसके मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं। The medicine have been developed after a long period of research at a very substantial research and development cost। ये मेडिसिन बड़े लंबे चौड़े पीरियड ऑफ रिसर्च के बाद जाके डेवलप हुई हैं और इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गई और ये बहुत इफेक्टिव हैं। क्या कमाल दवाइयाँ बना दी हैं इन्होंने कितने सालों की रिसर्च के बाद। बोथ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स आर अर्निंग एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट। इन दोनों दवाइयों के जो बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा तूफानी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इन अ मार्केट विच इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस ग्रोथ इन द फ्यूचर। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ने कहा सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, कुछ ने कहा राइवलरी भी हो सकता है, न्यू एंट्रेंट्स की एंट्री का खौफ ये भी हो सकता है। अगेन तो इसका मतलब ये है कि एग्जिट या एंट्री बैरियर्स के भी पंगे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपने कुछ भी लिख दिया और जस्टिफाई कर दिया, हमने ठीक कर देना है, बस आपने साबित करना है, सिर्फ एक अच्छी डिस्कशन से साबित करना है। अगर आप कहें कि यहाँ राइवलरी है, पहली बात एक मोटा मोटा सा टोटका, अगर एक सवाल के 2-3 पार्ट है और उसने 4-5 फोर्सेस या 4-5 फीचर पूछे और ऑलरेडी एक डिस्कस हो चुका है तो ज़्यादातर उसे रिजेक्ट कर दिया करें। ज़्यादातर गुमान ये है कि वो एक ही सवाल में 3 पार्ट्स में 2 में से एक ही चीज़ अगर पूछेगा तो बिला वजह बच्चे 2 दफ़ा रिपीट कर रहे होंगे चीज़ों को। तो अगर पीछे वाले में वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन राइवलरी, तो सेकंड वाले में राइवलरी को थोड़ा सा हल्का दर्जा देना है सोचते वक्त। चलें फर्स्ट करें हम राइवलरी सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2 प्लेयर है, पूरी मार्केट इनके पास है, दोनों बहुत तगड़े हैं,
दोनों बड़े एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमा रहे हैं और दोनों की प्रोडक्ट्स इस तरह से हैं और मार्केट भी ग्रो कर रही है और मार्केट में नए लोग भी नहीं हैं, तो यहाँ पे इन दो की बड़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी है। और अब सवाल ने हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया कि इनकी आपस में क्या जंग है, इनकी प्रोडक्ट मिलती जुलती है। दोनों के दोनों ने ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ऊपर मेडिसिन बनाई है, लेकिन वो प्रोडक्ट मिलती जुलती हैं या नहीं, ये हमें सवाल ने ज़्यादा नहीं बताया। तो राइवलरी के ऊपर हमारे पास थोड़े से कम पॉइंट है, और जब साइकोलॉजिकली मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर राइवलरी लग चुका हुआ है, तो खुद से मैं थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे आ जाऊंगा, मैं किसी और के ऊपर ज़्यादा सोचूंगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। दो ही लोग हैं, वही खेल रहे हैं, तो इस बिजनेस में जो कस्टमर है वो तो रोला हुआ है। कैंसर इज अ थिंग कि जिसके ऊपर वो कंप्रोमाइज भी नहीं करेगा, उसको खर्चना भी है। यही प्लेयर्स हैं, ये बड़ी महंगी दवाई भी बेच रहे हैं, इतने ईयर्स के बाद बनी है, तो इतनी जल्दी किसी और ने आके जो है वो बिजनेस वहाँ पे शुरू भी नहीं कर देना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा पावर में है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि एक बंदा बस आपका फार्मूला देखे और बना दे। जाहिर है इतनी R&D हुई है, इतना सारा कुछ हुआ है, तो आपके पेटेंट्स वगैरह, आपकी सारी चीज़ें, इतने अरसे की रिसर्च के बाद कोई आपके बराबर आके खड़ा होगा। तो यहाँ पे सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एक और चीज़ जिसके ऊपर हम अच्छी डिबेट कर सकते हैं, दैट इज़ न्यू एंट्रेंट्स वाला खौफ, बैरियर्स टू एंट्री। पहले ही मेडिसिन की फील्ड है, हर बंदा इतना नॉलेज नहीं रखता कि वो मेडिसिन की फील्ड में बिजनेस कर सके, यानी इसके लिए आपको बड़ी स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी सी, यानी कि 3-4 साल तक खर्चा करते रहो तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगी। सवाल ने नहीं बताया, असूलन इन्हें बता देना चाहिए था कि इन कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट पेटेंट्स रजिस्टर भी कराए हुए हैं। तो फार्मास्यूटिकल इज दैट बिजनेस जिसमें एंटर होना इतना आसान नहीं होता, कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कई तरह की अप्रूवल लेनी पड़ती हैं, फार्मासिस्ट मौजूद होने चाहिए, और ख़ासतौर पे जब इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सारा कुछ है, तो यहाँ न्यू एंट्रेंट के आने का जो खौफ है, या यूँ समझें कि नई एंट्री वाला जो मामला है, वो वाले फीचर को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। नहीं, फिर करना एक है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वो फोर्स ऑफ कंपटीशन बताएं। अगर वो कहते थे ना आइडेंटिफाई द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, या तो जो फोर्स कही है, तो अगर आपको एक बहुत अच्छा समझ आ रहा है वो कर दें। आप कहते हैं 2 मुझे करीब करीब लग रहे हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपने हेडिंग दी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की, पॉइंट्स लिख दिए। सवाल लिखने के बाद आपका दिल नहीं भरा, नीचे आपने 2 लाइन्स छोड़ी, नीचे एक नोट लिखा, गिवन मोर इन्फॉर्मेशन हम इस चीज को अंडर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ये बताएंगे ये वाली चीज वहां पे भी जा सकती है अगर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। यानी एग्जामिनर को आप कह रहे हैं कि मेरा दिल था, तुमने मुझे डाटा नहीं दिया, ज़्यादा ऊपर मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं इस तरफ भी सोच सकता था। तो अगर एग्जामिनर के पास जवाब में अगर वो लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि उसके अलावा लिखने वाला सही नहीं है, तो आपके पहले सवाल को देख के जब नीचे नोट देखेगा तो समझ आ जाएगा कि बच्चा पहुंच गया था, हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से बड़ा लॉजिकल। तो ऐसा बच्चा जो लॉजिकल लग रहा है उसको नंबर मिल जाने हैं। ये फाइनेंस पोर्शन नहीं है जहां आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी के हिसाब से आपको नंबर मिल रहा है या चीज़ सही पिक करने के हिसाब से नंबर मिले हैं। यहाँ आपकी जजमेंट के नंबर है, और जजमेंट ये भाई की फ़र्क हो सकती है। अगर इन्होंने अच्छा लिखा है, इन्होंने अच्छा लिखा है, इन्होंने साबित कर दिया, आप नंबर ले सकते हैं। डन। तीसरा वाला, लकी कोल माइन is a supplier of coal to cement plant located in close proximity to the mines. माइंस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो सीमेंट प्लांट होते हैं उनको सोल सप्लायर कौन है? लकी कोल माइन। द करंट प्लांट रिक्वायर सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल फॉर फायरिंग ऑफ इट्स किल्स। इनको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कोल चाहिए, इस प्लांट वालों को बहुत ज़्यादा कोल चाहिए, और उसका अकेला सप्लायर कौन है? लकी। क्वालिटी ऑफ दिस कोल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सीमेंट प्लांट। हमारे सीमेंट प्लांट के लिए इस जैसी क्वालिटी भी नहीं मिलनी हमें, क्वालिटी भी बड़ी कमाल है। एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। करीब है तो मिल भी सस्ते में जाता है, मतलब उसकी डिलीवरी भी सस्ती है, तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान भी है। लकी कोल माइंस हैव सेवरल बायर हु आर विलिंग टू परचेज द कोल बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरिफिक वैल्यू। लकी कोल माइन ऐसी है कि उसके पास गाहक ही गाहक है,
सब कहते हैं ये कोयला हमें दे दो, वो कहते हैं ये कोयला हमें दे दो। अब इससे ज्यादा बेचारे कितना इशारा दें। अब जब यहां बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली हम ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं कि इसमें हम न्यू एंट्रेंट्स वाली बात की तरफ करें तो जरा ज्यादा मजा आएगा, बात में दम ज्यादा है। तो सम टाइम सवाल आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है कि ज्यादा बेहतर किस तरफ सोचो, और सम टाइम मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हो, ऐसा हो सकता है कि दो का जवाब सेम हो, लेकिन एक गुमान ये है कि जब आपसे वो 2-3 चीजें पूछ रहे हैं तो वो चाहेंगे कि थोड़ा स्प्रेड करके पूछें। तो अगर एक में कंफ्यूजन है और आपने बाकी क्लियर कर लिए तो आप जो बची हुई ऑप्शंस है उसमें सोचेंगे तो जरा ज्यादा मजा आएगा। जी जी, अब अगेन आप एक मार्केट में एंटर होने लगे तो आपने उस मार्केट में एंटर होने के बाद उस मार्केट के डायनामिक्स देखने हैं। अब अब यहां पे 2 बिजनेसेस का जिक्र कर दिया उन्होंने, एक वो प्लांट वाले और एक ये। तो इनमें से एक कस्टमर है, एक सप्लायर है। अब इस तरह की मार्केट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आपने अंदाजा लगाना है कि इस तरह की मार्केट में वो ज्यादा तगड़े हैं या वो ज्यादा तगड़े हैं। तो इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी अब आपको समझ आ गया कि मैं प्लांट लगाऊं या मैं कोयले का काम शुरू करूं। कोयले का काम शुरू करना ज्यादा मजेदार है, ग्राहक बहुत है। प्लांट शुरू करने का मतलब है आप भी एक उसी तरह का प्लांट बन जाएंगे जो फिर लकी से कह रहे होंगे भाई कोयले का रेट तो कम कर दो, वो कहेगा ना मुझे तो ग्राहक ही बढ़े। तो पॉइंट इज कि उस बिजनेस सेक्टर के अंदर आपको ये पता लग गया कि इस तरह के बिजनेस में सप्लायर ताकत में है, कस्टमर ताकत में नहीं है। डन। अगेन सवाल ने हमें थोड़ा सा हेल्प कर दी ये कह के कि आप सेलियन फीचर्स बता दें, हाईलाइट करें आप सेलियन फीचर्स ऑफ द मॉडल सिलेक्टेड बाय यू इन ईच ऑफ दीज सिनेरियो। इन तीनों सिनेरियो में जो आप मॉडल सेलेक्ट करें आपने उसके सेलियन फीचर बता देने। इस लाइन ने हमारी जिंदगी आसान कर दी। अब हम इसमें अगर सिर्फ फीचर का नाम लिख के वो मॉडल के एलिमेंट का नाम लिख के नीचे उसके फीचर्स बता दें तो भी चल जाना है काम, लेकिन हमेशा वो इतना आपकी मदद नहीं करते। वो कहते हैं सिचुएशन में आइडेंटिफाई करके बताओगे कौन कौन सा एलिमेंट है और क्यों। जब वो कह देते हैं ना क्यों, तो फिर हमें यहीं से चीजें निकाल के बतानी है कि क्यों। तो हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के बाद इसको देखते देखते आपने बीच बीच में से लाइंस उठानी है। फॉर एग्जांपल सोल सप्लायर ऑफ कोल, एक पॉइंट आ गया। बायर रिक्वायर सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल, क्वालिटी इज suitable, availability of several buyers, specialized high value coal। तो सवाल के बीच में से आपने ये चीजें की जिससे आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई ये तुम्हारी वो निशानियां थी जिसकी बेस पे मैं कह रहा हूं कि यहां बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास है। डन। पहला टेस्ट था और इस तरह के सवाल करने की आपको उस तरह की टिपिकल आदत भी नहीं है। हमने एक मॉडल आपसे डिस्कस किया था ओरिएंटेशन में, अगर कोई मिस कर गया है तो ओरिएंटेशन की वीडियो जो है उसको आप देखें, और अगर आप फिजिकल ऑनली में भी है तो ओरिएंटेशन की वीडियो हमने यूट्यूब पे SBI पे भी डाली थी, क्योंकि हम पहले हफ्ते आप लोगों को यूट्यूब में लेक्चर्स दे रहे थे। जब आपके सारा डाटा इकट्ठा हो गया तो फिर उस पर तो ओरिएंटेशन में मैंने ये बताया था कि हमने मुख्तलिफ तरह के सवालों को आइडियली कैसे सॉल्व करना है। वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है और फिर प्रेजेंटेशन सेकंड है। क्योंकि 3 डेज अ वीक क्लास है तो हमने शुरू में ये रखा है कि हम अल्टरनेट सैटरडेज पे टेस्ट कर रहे हैं। आगे चल के जब हमारा सिलेबस कम रह जाएगा तो हम एवरी सैटरडे भी कर सकेंगे। सैटरडे में 2 काम भी कर सकते हैं, आधा टाइम पढ़ें और आधा टाइम टेस्ट भी करें। और आगे जब हम एंड पे रिवीजन पे जाएं तो उस वक्त आपसे 7-8 दफ़ा तेज़ी से फिर से चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लिए जाएँ, ताकि एंड पे आपकी राइटिंग पे ज़्यादा काम हो और शुरू में आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा काम हो। डन। तो क्या चैप्टर 7 अपनी तमाम हशर सामानियों समेत ख़त्म? क्या आपको BCG और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फुल फ्लैश समझ आ गई हैं? क्या हम चैप्टर 8 के लिए एक्साइटेड हैं? बच्चे कहते हैं एक्साइटेड नहीं है। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि क्या हम चैप्टर 8 शुरू करें या ना करें, मैं तो ये पूछा था आप एक्साइटेड हैं या नहीं। आप नहीं है, मुझे समझ आ गया कि अब मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आपकी क्लास में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ईद की। आपकी तो क्लास एन ईद के दिनों में आ रही है।
तो नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ईद ही ईद होगी उस वक्त। तो आप लोगों को तो बताना सबसे आसान है। एक क्लास कैसे होगी? नहीं, एक क्लास कहाँ होगी? नहीं होगी। थर्सडे पहली छुट्टी है, आज थर्सडे हमारा पहला वर्किंग डे होता है। तो अगर अगले वीक में थर्सडे से छुट्टियां शुरू हो रही हैं बशमूल थर्सडे, तो अगले वीक हमारी क्लास कहाँ हो रही होगी? तो इस हफ्ते अच्छी तरह से क्लास ले लें। और ये चैप्टर में थोड़ी थोड़ी सी बोरिंग बातें भी हैं, थोड़ी सी पढ़ने वाली बातें भी हैं, तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा उसको रिवाइज करने का। ईद को क्या है? हाँ, ईद भी है। अब ईद पे जाहिर है आप 10-12 दिन तो सिर्फ ईद मनाते रहेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। जी नहीं, ये इन्होंने कहा सर ये चैप्टर तो फिर बेचारा एवं ही चला जाएगा। क्यों एवं ही चला जाएगा? मतलब इस लेवल के मैच्योर बच्चे ये कहेंगे कि नहीं सर वो हम ईद की वजह से इतने गुमराह हो जाएंगे कि हम पढ़ नहीं सकेंगे। आप लोग जब छोटे छोटे से बच्चे होते थे ना, नए नए बिजनेस लॉ में आए थे, तो आप इस तरह की बातें करते थे। अब तो आप अच्छे खासे मैच्योर तगड़े बंदे हैं। आप लोग बेंचों वाली क्लास में पूरे नहीं आते, आप कहते हैं कि हमें वो कुर्सियां चाहिए खुली वाली। इतने तगड़े हो गए हैं आप लोग। तो इतने हट्टे कट्टे बच्चे, इतने मंझे हुए, इतने सियाने सीनियर बच्चे आखिरी पेपरों में पहुंच गए आप। वो ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं, चैप्टर 8 में ईद आने से काफ़ी फ़ायदा हो गया है। नॉर्मली जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो चैप्टर 8 इज़ दैट चैप्टर जो अक्सर लोग बीच में कहते हैं सर ये खुश्क है, थोड़ी सी लंबी बातें चल रही हैं, और फिर इसके फ़ौरन बाद चैप्टर 9 आ जाता है, तो लोग उसमें लग जाते हैं, मज़े का चैप्टर होता है, तो ये बेचारा दरमियान में मुरझा सा जाता है। अब ये अच्छा हो गया कि आप 3 हफ्तों पर स्प्रेड करके चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो एक ईद आने से पहले वाला वीक, फिर एक ईद के बाद का वीक। तो इसका मतलब है कि इस सैटरडे के बाद हम 12 दिनों के बाद मिलेंगे। रिजल्ट भी बीच में कहीं ना कहीं हो ला के इन छुट्टियों में ही अल्लाह करे वो सेट हो जाए, हमें दोबारा से छुट्टियां ना करनी पड़े। हमने एहतियातन छुट्टियां ऐसे दी हैं कि अगर आईकैप का रिजल्ट का मूड बन भी गया तो वो कहीं ना कहीं हमारी छुट्टियों के अंदर ही कवर हो जाए। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईद के बाद जब हम क्लास में इकट्ठे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका रिजल्ट आ चुका होगा तब तक। शायद बहुत सारा शायद। वो आईकेप की मर्जी है। मतलब ईद से पहले थोड़ा सा अर्ली है, मतलब करना नहीं चाहिए उन्हें। अगर कर दें तो ठीक है, उनको रोक भी कोई नहीं सकता। असूलन नहीं करना चाहिए, नजरियाती तौर पे उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ईद वाले दिन कौन सा पेपर ले लिया इन्होंने? नहीं, मैं असल में 32 अटेम्प्टों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो ना ऐसा कहे। आप किसी नए बच्चे को कहते हैं 4 अटेम्प्ट पीछे, वो मान जाएगा। देखिए, रिजल्ट आना एक अलग चीज है, पेपर कंडक्ट होने का मतलब पता है क्या है? शादी हॉल अवेलेबल हो, बुकिंग हो, आईकैप के सेंटर अवेलेबल हो, आईकैप के एम्प्लॉइज अवेलेबल हो। तो इतनी पब्लिक हॉलीडेज में उन सारे लोगों को इकट्ठा करना सिर्फ बच्चों को तकलीफ देने के लिए, इतने भी वो बुरे नहीं है। रिजल्ट तो एक अपलोड की मार है, ऐसे करके बटन दबाना और भाग जाना है, बस वो ऑटो पे लग जाना है। और ईद से पहले टाइमर लगा के भी जा सकते हैं वेबसाइट पे कि ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर की तारीख यहाँ से यहाँ चेंज हो, ये ऑटो पे वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। मैं कह रहा हूँ इस तरह के हो सकते हैं ना। चलें, वैसे चांसेस ईद की बात की हैं, ईद से पहले के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एट आईकैप हम कुछ 100% तो कभी भी नहीं कह सकते, चांसेस थोड़े कम है। ये किसी अंदर की खबर की वजह से नहीं। अगर यकम उन्होंने कहा था यकम 2 के आसपास रिजल्ट आएगा, तो उससे स्ट्रेच कर लो, चलो 1 हफ्ता पीछे कर लो। इतना पीछे के 22 की तारीख के आसपास की ईद से भी 2-3 दिन पहले, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैर मुनासिब लग रहा है। हाँ, ईद की छुट्टियों में आ जाए वो कुछ नहीं कह सकते।
तो एक गवर्नमेंट की छुट्टियां होंगी और हम एक दो दिन आगे तक अपनी छुट्टियां रखेंगे ऑन अ सेफर साइड, कि हो सकता है किसी दिन वो वापस आए और उनका मूड हो काम करने का, तो वो कहें यार ये फाइल पड़ी हुई है, इसको अपलोड करते हैं, ये तो सर से उतारे फिर बाद में कुछ और करते हैं। तो आज क्या है? थर्सडे। अगले से अगला वेडनेसडे बहुत खतरनाक दिन है। अगले से अगला वेडनेसडे काफी खतरनाक दिन है, बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेशन, रफ कैलकुलेशन एंड रफ एनालिसिस ऑफ द रफ फैक्ट्स। ठीक है जी? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, हमेशा नहीं होता है। जी पहले दिन वाला रफ एस्टिमेशन था, पूरी क्लास आएगी, आए नहीं जो पहला दिन था। हाँ, क्लास तो हमारा एस्टीमेट सही नहीं होता। हम कहते हैं बच्चे सारे आए, बच्चे नहीं आते। क्योंकि मैं आईकेप को 16 साल से फॉलो कर रहा हूँ एज अ टीचर, और उससे पहले एज अ स्टूडेंट फॉलो कर रहा था। तो एक प्रोफेशनल जजमेंट भी होती है एक चीज़ कि एक बंदा 20, 22, 23 साल से एक इदारे को देखता आ रहा है, तो उसको थोड़ी थोड़ी सी तो कहानियाँ समझ आ जाती हैं। जी मैं अंदर की खबर, भाई मैं आईकेप में कहाँ हूँ? मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मेरा आईकेप से कोई ताल्लुक हो सकता है? आप ना कभी पेपर वाले वीक में मुझे ढूंढिएगा, मैं लाहौर में नहीं मिलता, मैं गायब हो जाता हूँ। इसलिए गायब हो जाता हूँ कि लोग ये ना सोचें कि अच्छा जी वो इनको पता होगा कि क्या है किस तरह से, तो मैं होता ही नहीं लाहौर, गायब हो जाता हूँ। ठीक है जी? आईकेप के साथ 25 साल हो गए। एक मिनट में सोचना पड़ेगा, 2003 में मैंने सीए शुरू किया था। 20 साल। किसको? कहां तक? असल में चक्कर ये है कि उलट हो जाता है, बड़े लोग पहुंच जाते हैं सम टाइम। असल में ना इन सब लोगों ने इलेक्शन लड़ने होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होती है, तो सपोर्ट मिलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपने टीचर्स की बात कई दफ़ा सुनते हैं, पता नहीं क्यों, मार्केट की बात ज़रा कम सुनते हैं। तो इलेक्शन लड़ते हुए दे नीड सपोर्ट ऑफ सम पीपल, जिनके पास वो आएँ। तो इलेक्शन कैंपेन के दोनों हम ना बड़े अहम हो जाते हैं अचानक से। सारे आके हमारे पास आके सेल्फियाँ खिंचवा रहे होते हैं, वो हमारे साथ मीटिंग, और हम उन्होंने स्टूडेंट्स की वसी तर मफाद में क्या चीज़ें शेयर की हमसे वो बताई जा रही होती है। उस टाइम पे चूँकि वो बड़े नाजुक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हम उनसे कुछ वादे ले लेते हैं। कहते हैं जी हम आपको सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन आपने फिर जब बच्चों के हकूक़ की बात आएगी तो फिर आपने बात सुननी है। तो उस टाइम पे कुछ उस कमज़ोर लम्हों का फ़ायदा उठा के कुछ चीज़ें उनसे बार्गेन हो जाती हैं कि आपने फिर साबित करना है कि वाकई आपने बच्चों के लिए सोचा। उसके बाद जब हम बच्चों की कोई बात उन्हें कहते हैं तो हम थोड़ा सा उन्हें याद भी करा देते हैं कि जी वो आपने इस तरह से सोचा था। तो हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने दोबारा इलेक्शन ना लड़ना हो या आपके किसी हमनवा ने ना लड़ना हो। तो असूलन आपको बच्चों के हकूक़ के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको सपोर्ट इस इरादे पे किया था कि आप बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। उससे हल्की फुल्की सी कोई मार्जिन मिल जाता है। नहीं, गहरे कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होना है? नहीं, मतलब बात यह है कि हम लोग पॉलिसी मेकर थोड़ी हैं, हम साइड बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, हम बैटमैन हैं, हम मेयर नहीं है। आईकेप मेयर है, आईकेप सामने से आके चीज़ें वो कर रहे हैं। हम कहीं ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर मुस्कुरा के देख रहे हैं कि शहर में अमन व सुकून है। शहर में कत्ल शत्ल शुरू हो जाते हैं, लोग जो है वो उसका खून हम तक पहुंचाते हैं। हम अपने तौर पे मेयर से जाके कहते हैं कि भाई अगर आप कुछ कर सकें, वो कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते। लेकिन हमारे पास लेजिटिमेट पावर नहीं है। बैटमैन विलन भी हो जाता है, वो सुपरमैन को मार भी देता होता है। ठीक है जी, चलें जी वापस इधर आते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने जिस डेट से डराना था मैंने डरा दिया है। इसका फायदा ये है कि उस डेट आने से पहले तो आप सीरियस होकर पढ़ते रहेंगे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिजल्ट आने के बाद से हम काफ़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे। मैं बड़े अरसे से मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब एक इंडिपेंडेंट ऐसा सेटअप होगा जहां मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकूंगा, तो एक टेस्ट सेशन हम बड़े अरसे से ऑनलाइन लेते आ रहे हैं। इसी तरह से फिजिकली हमने स्कैन्स में भी शुरू किया था, 2 सेशन चला। उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल ही ना खर्चे बचाने के चक्कर में एक बंदा रखा, वही टेस्ट बनाता था, वही कंडक्ट करता था, वही चेक करता था, वो सारे काम करता था। तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था। हम लोग करते हैं कि हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हो, अलग अलग दिन हो, डेडिकेटेड टेस्टिंग हो, और वो एक रीज़नेबल प्राइस पे हो। कॉलेजेस को ना वो कम प्राइस समझ नहीं आती, मुझे समझ आ जाती है, मेरा ही नुकसान होना है ना।
तो वो सन 2010 में हमने 2000 रुपये प्राइस रखी थी, आज भी 2000 रुपये ही प्राइस है उसकी, मतलब 13 साल के बाद भी। बट उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हमारे पास टीम में तकरीबन 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 8-10 फाइनलिस्ट हैं और बाकी और लोग हैं जो कि मिल के वो तकरीबन 32 बंदों की टीम है जो टेस्ट सेशन की हमारी है, जो ऑनलाइन को डील कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने 7,500 स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए हैं। उस चीज़ को मैंने फिजिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि रिजल्ट के बाद एक वीकली टेस्टिंग, जिसमें वीकली बच्चा आए, आके टेस्ट दे, वो उसको चेक होके मिले, उसको इंस्ट्रक्टर से मिलने का मौका मिले। तो वो एक प्रोडक्ट जहन में है जो कि बस मेरा वेट था कि एक ऐसी जगह जहाँ मैं अपने कंट्रोल्ड वे में उसको लेके चल सकूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट कर रहे होंगे। फिर डेडिकेटेड पोस्ट रिजल्ट बैचेस, बाकायदा पोस्ट रिजल्ट बैचेस कॉलेजेस में नहीं शुरू होते और मैं हमेशा मानता हूँ, मैं अपने तौर पे एक आध सब्जेक्ट पोस्ट रिजल्ट में ऑफर कर रहा होता था, अब एक पूरी टीम है तो हम पोस्ट रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट्स के फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। उसमें अलग अलग टीचर, अलग अलग कम्बिनेशन के साथ वो टाइम टेबल लग जाएगा। लेकिन रिजल्ट से इतना पहले उसके ऊपर क्यों बात करें, अभी तो अगला हफ्ता भी होना है। लें जी, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। डन। चैप्टर 7 का ओवरऑल थीम क्या था, क्या कर रहे थे हम चैप्टर 7 में, किस किस्म का एनालिसिस कर रहे थे? एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे थे, स्पेसिफिक टू मार्केट और कंपटीशन। देखा, मैं अकाउंटिंग भी गंदी राइटिंग में पढ़ाता हूं। जी, डॉक्टर होना चाहिए था। अच्छा जी, पॉइंट ये है कि अब हमें एक्सटर्नल एनालिसिस समझ आ गया। हमने अपनी बाहर की दुनिया को 2 डायमेंशंस में देखना है। नंबर 1 हमारे कंपेटिटर्स और हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, और नंबर 2 पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, टेक्निकल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं। तो एक पेस्टल एनालिसिस है जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक स्प्रेड हुए हुए हैं। तो उस एनालिसिस को इस वक्त साइड पे रख दिया है, उसको हम बाद में एक ही दफ़ा लाइन से सारे चैप्टर्स को देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सटर्नल एनालिसिस का कंपटीशन और मार्केट वाला पोर्शन हमने कवर कर दिया। अब हमने इंटरनल आना है, अपने आप को देखना है। तो पहले एक दफ़ा देखते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या विश है, फिर देखेंगे हमारे पास क्या कंपिटेंस है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये चैप्टर अपने बारे में है। तो उस वक्त तक हम देखते थे मार्केट में ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हमने कहा भाई पोर्टर के 5 फोर्सेस के मुताबिक ये चीज़ ऐसे है, मुश्किल है मार्केट एंट्री। अब मैंने देखना है कि मेरे पास कितना सरमाया है, क्या मैं एंटर हो सकता हूँ। भाई मार्केट एंट्री तो मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स बड़े मजे के हैं, तो मुझे एंटर हो जाना चाहिए। सवाल ये कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मेरे पास वो टीम है कि मैं एंटर हो जाऊँ। तो अब एक्सटर्नल एनालिसिस करने के बाद मुझे इंटरनल एनालिसिस करना है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को सर्व कर सकूँ। मैं इस काबिल हूँ या नहीं, वो जानने के लिए मुझे समझना होगा कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, एक कस्टमर को क्या चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में। जी, एक एक करके शुरू से लेके एंड तक चलते हैं, फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। कस्टमर क्यों एक प्रोडक्ट खरीदता है, उसको क्या चाहिए, उसको एक एक बताएं, ताकि नहीं तो फिर बाकियों के पॉइंट्स कम हो जाएंगे। उसे क्वालिटी चाहिए, उसे रीजनेबल प्राइस चाहिए। रीजनेबल प्राइस रिपीट हो गया जी, क्या चाहिए, उसकी नीड भी होनी चाहिए वो चीज़, उसको उसकी प्लेस पे अवेलेबल हो जाए तो क्या ही कमाल बात हो जाए। सेम उसकी डिज़ाइन के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक हो, लो प्राइस हो, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स होने चाहिए उसमें, सेटिस्फेक्शन है उससे, उसका जो मेन मकसद है वो पूरा और वो क्या यार क्या कमाल प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। इजीली अवेलेबल हो तो क्या ही बात है, टाइमली अवेलेबल हो जाए, पायदार हो, अच्छी देर तक चलने वाली प्रोडक्ट हो, आपको देर तक बेनिफिट्स दे, उसमें वैल्यू ऑफ मनी हो, आप वैल्यू फॉर मनी हो, आप कहें यार जितने पैसे खर्चे हैं मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए हैं। क्वालिटी, इसका मतलब है कि अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए, अब मुनासिब प्राइस चाहिए,
अपनी जगह पे अवेलेबिलिटी चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए और अपनी नीड से जितना करीब हो। परफेक्ट चीज़ तो कभी भी किसी को भी नहीं मिलेगी, अपनी नीड के जितना ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो उतना मिलना चाहिए। जी, ज़रूरी नहीं कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब क्या होगा, कुछ कस्टमर्स पैसों के पीछे जाएंगे, वो कहेंगे हमें कम मिले। इसका मतलब है कि एक फीचर नहीं है, 5-6 फीचर्स है जिसमें मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। कोई कहते हैं यार कम पैसे पे हल्की क्वालिटी चलेगा, कोई कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी, पैसे को इग्नोर कर दो, पैसे जितने मर्जी है मैं दे दूंगा, कोई कहते हैं मेरी नीड्स पूरी हो जाए बाकी मसला ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक डायमेंशन नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशन है जिसमें हमने सोचना है कि कस्टमर क्या है और कस्टमर की नीड्स क्या है। अब एक फ्रेमवर्क है जिसको समझने की जरूरत है। किताब में कम लिखा होता है लेकिन हम यहां थोड़ी सी जरा ज्यादा बात करते हैं। एक होता है नीड, एक होता है वांट और एक होता है डिमांड। मैं इस पेपर में अपने शौक भी पूरे करता हूं कि मैं आपको इतना समझा दूं जो किताब में नहीं भी लिखा हुआ, कम से कम आपको सोचने का एक तरीका आ जाए। नीड, वांट, डिमांड। प्यास एक नीड है। आपको प्यास लगी है, क्या क्या आपके जहन में आ रहा है? प्यास कैसे कैसे बुझा सकते हैं? तो बहुत कुछ रहा है, आज तो बहुत कुछ आ रहा है। आज तो आप लोगों ने एक महंगी सी इफ्तारी जो है ठीक है। प्यास बुझाने के लिए क्या क्या वांट्स हैं आपकी? पानी, कोक, दूध सोडा, जामे शीरी, रेड बुल। आपने कभी सुना है वांट्स अनलिमिटेड होती हैं? अक्सर सुना होगा कि वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। नीड वो ज़रूरत है जो आपको फील हुई है, जिसके बाद आप एक प्रोडक्ट को सर्च करने निकलेंगे। वांट वो सब है जो आपके दिमाग में है। नीड प्यास है, नीड प्रोडक्ट नहीं है, नीड है प्यास। उस नीड को पूरा करने के लिए व्हाट डू यू वांट, पानी, जामे शीरी, फलाना फलाना फलाना। बट डिमांड क्या करेंगे उसमें से? जितने पैसे होंगे, ठीक है। दिल कर रहा है एक बड़ा प्रीमियम किस्म का जूस जो कि 1700 रुपए का है, मतलब वांट तो वांट है ना, पैसे 200 है जेब में, तो दूध सोडा पिएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीड से वांट का सफर होता है और वांट से डिमांड का सफर होता है। नीड वो चीज है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग सोचना शुरू करते हैं। जब वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में आती हैं वांट्स। उन वांट्स ने डिमांड्स में कन्वर्ट होना होता है। वो वांट जो अफोर्डेबल है, वो वांट जो ली जा सकती है, वो वांट जिसको आप बाकायदा इजी तरीके से हासिल कर सकते हैं, वो आपकी डिमांड है। सफर करना एक नीड है। वांट है, टांगे पे सफर किया जा सकता है, साइकिल पे सफर किया जा सकता है, मर्सिडीज पे सफर किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर पे सफर किया जा सकता है। अब ये सारी वांट्स हैं, लेकिन आपकी डिमांड क्या होगी? जो आपके पास अवेलेबल, जो आपके बजट में आ सकती है। तो अगेन बिजनेसेस अगर वांट पे चलना शुरू हो जाए ना, फिर तो तबाह हो जाएंगे। वो वांट्स पे काम नहीं करेंगे, वो डिमांड पे करेंगे। लेकिन आपका दिमाग नीड से वांट पे आता है, उन्होंने आपको यहां से पकड़ के डिमांड पे लेके जाना है। कुछ कंपनियां आपकी नीड ही वांट बना देती हैं। आपको इतनी मार्केटिंग करते हैं, इतनी मार्केटिंग करते हैं कि आपको प्यास नहीं लगती, आपको पेप्सी की प्यास लगती है, आपको पिज़्ज़े की भूख लगती है। दिस इज व्हाट मार्केटिंग डू। बहुत सारे लोग मार्केटिंग को कंफ्यूज करते हैं, वो समझते हैं मार्केटिंग का मतलब है इश्तिहार वगैरह देना। मार्केटिंग एक कस्टमर, कंज्यूमर को अच्छी तरह से समझ के उसकी पसंद की चीज़, उसकी पसंद की जगह पे एक ऐसी प्राइस में जो उसके लिए इजीली अवेलेबल हो, उसको अवेलेबल करें और अच्छे तरीके से प्रमोट कर दें। तो ये मार्केटिंग इन सारी चीज़ों को मिला के कहते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट क्या है और बेसिकली मार्केटिंग क्या करती है। तो नीड वो ज़रूरत है जिसके तहत कस्टमर सोचता है। वांट वो सारी चीज़ें हैं जो उसके जहन में ऑप्शंस आ सकती हैं। उन वांट में से वो डिमांड जो करेगा हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो वांट्स पे काम नहीं करते बिजनेसेस, बिजनेस काम करते हैं डिमांड पे।
अब अगली चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क होता है। कस्टमर बात हुई थी पहले इस पे कभी? कस्टमर, जब हम मार्केट की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने समझने की कोशिश की थी, चलें कस्टमर किसे कहते हैं? एक शख्स जो चीज खरीदता है, कंज्यूमर जो उस चीज को कंज्यूम करता है। भाई ये टीवी शायद खरीदा किसी और ने होगा, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। ये मार्कर खरीदा किसी और ने होगा, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। आप घर में जो फल खा रहे हैं वो खरीदे किसी और ने, खा आप रहे हैं। पीआरसी में बच्चा क्लासें पढ़ रहा होता है लेकिन दाखला किसी और ने खरीदा होता है। तो कस्टमर इज द वन हु पेज फॉर द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट। जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को, उसको प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, जो कस्टमर है उसको प्राइस अच्छी चाहिए। बिजनेस इनमें से किसको फोकस करे? दोनों को फोकस करे। कस्टमर की कमजोरियों को समझे और कंज्यूमर की कमजोरियों को समझे। जी, ऐसा हो सकता है कि वही कस्टमर और वही कंज्यूमर हो, लेकिन अगर बिजनेस को समझ आ जाए ना कि कस्टमर की गेम अलग है और कंज्यूमर की गेम अलग है, तो कस्टमर के लिए वो और तरह से सोचें। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी आप अपने वालिदैन के साथ कहीं किसी घर की परचेज वगैरह या इस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हैं और उसको कहा है कि भाई हमारा इरादा घर खरीदने का है, तो अगला सवाल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या अपने लिए लेना है? आप कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो बस एक जगह होगी जिसपे वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा, ऊपर लेपा थोपी अच्छी हुई भी होगी, रहने के काबिल नहीं होगा, बेचने के लिए बड़ा अच्छा है। इन्हीं ओपनली आपको कह रहा होता है कि गंदी चीज लो और आगे चिपका दो। अगर आप कस्टमर हैं तो आपका मकसद है रीसेल, आपका मकसद है आगे भेज देना। और अगर आप कंज्यूमर हैं, खुद रहना है, तो फिर आपको चीज़ मजबूत चाहिए। तो इसका मतलब है कि कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, सेम लोग भी हो सकते हैं। बिजनेस ने कंज्यूमर को देखना है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से, अच्छे तरीके से प्रमोट करने से। कस्टमर को सही जगह पे अवेलेबल करना है, सही प्राइस पे अवेलेबल करना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्लेस और प्राइस की बात करें तो वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट बात है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या उसकी एक अच्छी प्रमोशन की बात करें कि जी हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है कि किसके लिए चीज इस्तेमाल हो रही है और देखना है कि खरीद कौन रहा है। बच्चों के खिलौने खरीद रहे हैं वालिदैन, कंज्यूम करना है बच्चे ने, तो बच्चे के लिए इतने खूबसूरत रंग के हों कि वो पसंद करे और वालिदैन कहें अगली दफा इसी दुकान से खिलौने लेने हैं या इसी कंपनी के खिलौने लेने हैं। हालांकि खरीदने तो वालिदैन ने, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वालिदैन को जहन में रखते हुए बड़े डिसेंट से खिलौने बना दें कि भाई खरीदने तो इसने, ये बंदा तो 40 साल का जो खरीदने आया है। तो कस्टमर को आपने प्राइस और प्लेस से अट्रैक्ट करना है, कंज्यूमर को आपने प्रोडक्ट या प्रमोशन से। ऐसी प्रमोशन हो कि घर बैठा बंदा टीवी पे ऐड देखे और कहे कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो कस्टमर कंज्यूमर इन दोनों को समझना है। जब इन दोनों की समझ आ जाती है तो आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। पीआरसी में आप कंज्यूमर होते हैं, वालिदैन कस्टमर होते हैं, बट कैफ में आप ही कस्टमर होते हैं, आप ही कंज्यूमर हो जाते हैं। इसका मतलब है पीआरसी में आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है, कैफ में आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। पीआरसी में जिसको प्राइस समझ आएगी, जिसको जगह समझ आएगी, जिसको पुराना ब्रांड समझ आएगा, वो परचेस कर लेगा। आप कंज्यूमर हैं, आपके साथ क्या गुजरी वो फिर बाद में आपको एहसास होता है कि ये क्या हो गया। फिर अगली दफ़ा आप वालिदैन से कहते हैं पैसे मुझे दें, मैं जाके खरीदता हूँ। फिर जब आप खुद ही पैसे लेके फिर रहे होते हैं मार्केट में, तो आपने उन पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम पैसों में खरीदनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम कैफ में आपको बुलाने के लिए मार्केट में 15,000 इश्तिहार भी लगा दें, आपने नहीं आना। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, हम पढ़ाते अच्छे होंगे, आपने आ जाना है। ठीक है, और प्राइस भी, क्योंकि अब आप कस्टमर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। तो अब अगर हम फीचर्स भी अच्छे दें, पैसे भी मुनासिब रखें, चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से अवेलेबल कर रहे हो, क्वालिटी भी बेहतर हो, तो आप आएंगे।
तो इसका मतलब है हमें समझ आ जाएगा कि हमारा मार्केटिंग का बजट जो है वो मुख्तलिफ पोल्स के ऊपर ऐड लगाने से नहीं होगा, लाहौर की सड़कों में बैनर भर देने से नहीं होगा, अखबार में इश्तिहार देने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा कस्टमर ही हमारा कंज्यूमर है। अगर वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जानता है वो हमारे पास आएगा। लेकिन पीआरसी में तो ऐसा नहीं है। पीआरसी में हम अखबार में भी इश्तिहार देना पड़ेगा, लाहौर की सड़कों पे बैनर भी लगाने पड़ेंगे, जगह जगह कॉलेजेस को भी जाके उनको भी कहना पड़ेगा जी आप हमारे पास बच्चे रेफ़र करें, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर और है, कंज्यूमर और है। डिसीजन लेना है वालिदैन ने और बच्चे ने पढ़ना है। तो अगर वहाँ बच्चे को अच्छी सर्विस नहीं भी मिलेगी ना, तो भी पैसे तो उसने दे दिए। तो इसलिए क्या हो जाता है कि अक्सर कॉलेजेस सिर्फ पीआरसी बेस्ड हो जाते हैं और अक्सर कॉलेजेस सिर्फ कैफ बेस्ड हो जाते हैं। जो बच्चों को फीचर दे रहे हैं और कम पैसों में दे रहे हैं वो कैफ बेस्ड हो जाते हैं, और जो वालिदैन को दिखा रहे हैं कि बड़ा शशका मशका है, ज़बरदस्त, देखें आप इधर हमारे इदारे में आए, देखें हर तरफ कितना ज़बरदस्त लाइटें लगी हुई हैं, कितना ज़बरदस्त माहौल है, वालिदैन कहते हैं हाँ ठीक है ये अच्छा कॉलेज होगा। तो बात समझ आई? कस्टमर और कंज्यूमर का फ़र्क हमने समझना है। एक दफ़ा स्लाइड के मुताबिक देखते हैं कस्टमर की नीड्स क्या है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे डिज़ाइन फीचर्स चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, राइट प्राइस चाहिए। कस्टमर और कंज्यूमर ट्यूटर नोड के हिसाब से हमने कहा कस्टमर परचेज करता है और पे करता है एक प्रोडक्ट के लिए, और कंज्यूमर अल्टीमेट यूज़र है। इन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो अपने रेडीमेड मील्स बनाता है सुपरमार्केट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है, आप पाइनएप्पल की कटिंग कर करके डब्बों में डाल के और सुपरमार्केट्स को बेचते हैं, और सुपरमार्केट उसको घरेलू सार्फिन को बेचते हैं। तो आपका जो बायर है वो सुपरमार्केट्स है। आपने काम किस पे करना है? सुपरमार्केट्स पे। आपने सुपरमार्केट्स के लिए सोचना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका कंज्यूमर आके सुपर स्टोर से कहेगा मुझे यही वाला पाइनएप्पल का डब्बा दोबारा चाहिए। लेकिन आपकी घर बैठे बंदे तक एक्सेस नहीं है, आपकी एक्सेस है वो सामने के दुकानदार। अब उन दुकानदारों के पास चीज़ रखवाने के लिए आपको उनको कमीशन देने पड़ेंगे, उनके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ बिजनेस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, कुछ चैनल पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हम काम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमने चीज़ अच्छी पढ़ानी है। हम पे चैनल पे काम नहीं करते कि फेसबुक पे पैसे लगा दिए, व्हाट्सएप पे पैसे लगा दिए, फलाने जगह पैसे लगा दिए, एम्बेसडर्स बिठा दिए, 100 कमेंट जनरेट करवा दिए, पोल में 257 वोट दिलवा दिए, और जनाब के देखो जी। हम कहते हैं कि ये सब दरमियान में कस्टमर को घेरने के लिए। हमारा तो डायरेक्ट कंज्यूमर है, हमने उसको इतना अच्छा सर्व कर देना है कि उसने फेसबुक पे पोल देख के कहना लो फजूल लोग, और उसने जाके एडमिशन ले लेना है जहाँ पे उसने समझना है कि असल में उसको सर्विस मिल रही है। तो कस्टमर कंज्यूमर को समझना बड़ा ज़रूरी है। समटाइम आपको कस्टमर पे भी काम करना पड़ता है। भाई मेरे दायरे को प्रोजेक्टर चाहिए हर क्लास के लिए, सिवाय जहाँ एलईडी लगी हुई है। तो ये प्रोजेक्टर क्या सारे बच्चों ने खरीदना है? इस इदारे में दिन में अगर 1500 लोग चक्कर लगा रहे हैं तो उनमें से एक ऐसा बंदा है जिसने प्रोजेक्टर खरीदने हैं जाके सारे। टाइमर एक भाई ने का वैसे भी टाइम हो गया। ये उसे लगता है कि शायद ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोग जो है वो है तो टीवी ना बेचारा, तो उन्हें लगता है कि शायद कोई टीवी चलाए चलाए सो गया। तो वो आपको वार्न करते हैं कि इतनी देर तक भी अगर टाइम ना नजर आए तो इसका मतलब बंदा वाकई सो रहा है, लेकिन आप लोग जाग रहे थे। ठीक है, तो कस्टमर और कंज्यूमर, कस्टमर पे काम करना पड़ता है। जब आपको पता है कि एक इदारे के प्रोजेक्टर्स की सारी जो बाइंग है वो की जा रही है एक बंदे के थ्रू, तो आप प्रोजेक्टर बनाने वाली कंपनी बजाय इसके कि टीवी पे ऐड दे के हमारे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्टर है, उनको पता है कंज्यूमर ने खरीदना ही नहीं है। मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने नहीं खरीदना, ऑल दो प्रोजेक्टर मैंने ही खरीदे 3-4, ठीक है, क्योंकि वो इतने महंगे हो गए थे कि मैंने कहा नहीं अब ये मेटीएलटी आउट हो गई है, अब इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, वो इदारे में उस बंदे पे काम करेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग ऑफ दैट थिंग। तो आपने पूरे पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोगों पे मार्केटिंग नहीं करनी, आपने उन 2000 लोगों पे मार्केटिंग करनी है जिन्होंने प्रोजेक्टर खरीदने अपने इदारे के लिए, क्योंकि वो हैं कस्टमर। तो जब आपको ये समझ आ गया तो आप फिर अपना मार्केटिंग का बजट ज़ाया नहीं करेंगे टीवी पे एड्स चलाने में। आप बस ये देखेंगे, इवन शायद इतनी क्वालिटी पे भी काम नहीं करेंगे, प्रोजेक्टर की क्वालिटी 10-20% कम होना पता भी नहीं लगता।
और ख़ासतौर पे क्लासों में तो चलने ही स्टैटिक इमेज होते हैं, इधर कौन सी फिल्में चलनी होती हैं। तो प्रोजेक्टर की क्वालिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो चल जाएगा, लेकिन जिस बंदे ने बाइंग करनी है उसके साथ दोस्ती बड़ी ज़रूरी है। आप उसे कहते हैं यार एक काम करो, तुम 5 प्रोजेक्टर हमसे लो तो मैं घर के लिए फ्री दे देंगे प्रोजेक्टर, रसीद 5 की बनाएंगे, छठा जाके बच्चों को हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। तो ये गेम समझ आ जाती है जब आपको पता होता है ना कि कस्टमर इज द मेन पर्सन जिसने ट्रिगर करना है। मेडिसिन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हर घर के तकरीबन हर बंदे ने दवाइयां खानी है, टीवी पे क्यों नहीं आते एड्स? एक एक इंजेक्शन 20-20, 25-25 हज़ार, लाख लाख, 1.5 लाख का होता है, टीवी पे ऐड नहीं आते। वो 22-25 करोड़ लोगों पे काम नहीं करते, वो चंद हज़ार डॉक्टर्स पे काम करते हैं। डॉक्टर्स को जाके बड़े अच्छे अच्छे से गिफ्ट देंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे और उससे कहेंगे देखें ऐसा नहीं है कि हम आपको रिश्वत दे रहे हैं, ठीक है, आपको अगर हमारी प्रोडक्ट में दम लगता है तो बस जब आप लिखने लगें तो जहन में हमारी प्रोडक्ट आ जाए, और अगर जहन से मिस भी हो रहा हो तो आपके सामने दीवार पे भी हम प्रोडक्ट का नाम लिख के लगा देते हैं। आपकी जो घड़ी है, घड़ी के पीछे भी प्रोडक्ट का नाम लगा देते हैं। बॉल पेन जो आपने पकड़ा होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा नाम, तो कहीं ना कहीं लिखते हुए आप जो है वो थोड़ा बहुत हमारी प्रोडक्ट। तो फिर क्या होता है कि उन डॉक्टर्स पे काम किया जाता है। तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर पे काम करती हैं, तो दूसरी कहती हैं कि ठीक है आप डॉक्टर्स पे काम करो, वो फार्मासिस्ट पे काम करते हैं। डॉक्टर ने लिख दिया ऑगमेंटन, अब आपने ऑगमेंटन के अलावा कुछ नहीं लेना क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया। आप पहुंचे फार्मेसी वाले के पास, आपने कहा ऑगमेंटन, उसने कहा ये तो 40 रुपए की गोली है। सेम फार्मूले की एक और गोली है 3 रुपए की। अब वही बात हो गया ना कि अब वो उसको प्राइस भी नजर आई, और अगर दोनों के फीचर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां 22-25 करोड़ लोगों पे काम नहीं करेंगी, वो चंद हज़ार डॉक्टर्स या चंद हज़ार फार्मासिस्ट पे काम करेंगी। जी नहीं, फार्मूला बेचा नहीं जाता, पेटेंट होता है लेकिन चोरी हो जाता है। ये दवाई महंगी क्यों होती है? ये जो 40 रुपए की दवाई है ना, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 5 पैसे भी नहीं होती। असल वर्थ क्या होती है कि आपने कई करोड़ रुपए की रिसर्च की होती है, और आज के दौर में तो कई अरब रुपए की रिसर्च की होती है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आप सारे फेजेस की कॉस्ट को चार्ज तो करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होगा आप कहेंगे चलो रिसर्च पे मेरा 20 करोड़ लग गया, वो तो चलो रिसर्च थी, अब मेरा 5 पैसे की दवाई बन रही है, मैं 10 पैसे की बेच दूं। आप उसकी इतनी कीमत रखते हैं कि उसमें आपकी लाइफ साइकिल की सारी कॉस्ट उसकी रिकवर हो जाए। तो सेम आप फाइनेंस के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से पूरी टाइम लाइन की कॉस्ट की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो जो 40 रुपए की दवाई बिक रही है उसमें 39 रुपए से ज़्यादा उनके वो खर्चे होते हैं जो वो पूरे करना चाहते हैं। इसलिए वो फिर अपने पेटेंट रजिस्टर करा लेते हैं कि कोई फार्मूला चोरी ना करे, और करे तो उस पर केस कर दे। लेकिन पाकिस्तान में केस कर दें, हो जाएगा केस, 17 साल बाद फैसला आ जाएगा। 17 साल में दूसरी कंपनी आपका वो फार्मूला चोरी करके इतनी दफ़ा बेच चुकी होगी, तो दूसरी कंपनी फार्मूला चोरी करेगी, फार्मूला चोरी करने पे उसकी कॉस्ट आएगी 1 करोड़, और उसके बाद अनलिमिटेड प्रोडक्शन जो कि 5-5 पैसे के हिसाब से हो रही होगी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमें समझ आ गया कि कस्टमर कंज्यूमर की गेम बड़ी अहम है। तो हर बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, कस्टमर की ख्वाहिश भी देखनी है, कंज्यूमर की ख्वाहिश भी देखनी है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है। तो जो जिसने कंज्यूम करना है उसके लिए अगेन मैं बात करूंगा कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और आपने उसको प्रमोट कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर कंज्यूमर्स को मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो इसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, और सादा कंज्यूमर भी हो सकते हैं। सादा कंज्यूमर वो जो बेचारे खुद ही खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जिसमें और बिजनेस होते हैं जो एक चीज़ खरीद के आगे बेच रहे होते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने अवाम में बांटने के लिए खुद से बाय कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो बेसिकली या कस्टमर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर जो खुद कंज्यूम करे और कस्टमर जो आगे किसी और को दे। तो कुछ जगह कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई? अब जब आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग 4 P के बारे में। इसका मतलब है कि मार्केटिंग का वो कॉन्सेप्ट जो आपके जहन में अभी तक था उसको हमें ख़त्म करना है। मार्केटिंग इज़ नॉट एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट इज पार्ट ऑफ प्रमोशन विच इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत बड़ी गेम है। अपने कंज्यूमर की नीड समझना, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना, उसको सही प्राइस पे सही प्लेस पे अवेलेबल करना, उसको सही से प्रमोट करना और उसमें वो सारे बेनिफिट्स ऐड करना जो कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट थे, साइमल्टेनियसली सेग्रीगेटिंग बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, दिस ऑल प्रोसेस इज मार्केटिंग। तो हम लोग मार्केटिंग को समझते हैं कि मार्केटिंग बस इश्तिहार देने को कहते हैं। मार्केटिंग एक पूरा एक फंक्शन है जो एनालाइज करता है कि लोगों को चाहिए क्या, हम वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, किस प्राइस पे चाहिए, किस प्लेस पे चाहिए, कैसे प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को डील करता है और सेल्स इज द डिपार्टमेंट जो बेच रहा होता है। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका क्या डिलीवरी टाइम हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले प्रोडक्ट पे काम करेंगे, फिर आप काम करेंगे प्राइस पे, कि प्राइस ऐसी हो जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, लोग वो चीज़ खरीद सकें। प्राइस के लिए भी आप समझेंगे आपका कस्टमर या आपका कंज्यूमर कौन सी तरह का है। अगर आप एक ऐसी मार्केट में जो कि बहुत ही प्रीमियम हाई क्लास लोगों की है तो प्राइस बहुत ऊपर रखी जा सकती है। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो तकरीबन हर घर की नीड है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे तब लेंगे जब वो सस्ती हो, तो आपको लो प्राइस पे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। आपने बाहर की दुनिया को समझना है, वहाँ क्या चल रहा है, और फिर समझना है हम क्या कर सकते हैं। प्लेस का क्या मतलब है कि वो ये चीज़ कहाँ ले सकते हैं, किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम वो करें। कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर को देता है। फॉर एग्जांपल एक घर बना के देना, एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो घर बनाता है और घर बना के आपको दे देता है। ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स कंपनियों वाले बनवाते हैं, कंपनी आके एक ऊंची सी बिल्डिंग बनाती है और वो डायरेक्टली सेल कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें दरमियान में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स, जो फ्लैट्स वगैरह बना के, यानी कि अगर वो गारमेंट्स वगैरह, फैक्ट्री का सामान, कुर्सियाँ, एसी, घड़ियाँ, पंखे, डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे हुए बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, वहाँ से बल्क में कोई उठा लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, वो आगे फिर रिटेलर्स तक पहुँचाता है दुकानदार को, और दुकानदार कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो इस दरमियान में ये सारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर बिल्कुल एंड पे आया। तो फैक्ट्री वाले माल बनाने के बाद ये नहीं देखेंगे कि माल की क्वालिटी और उस पर कंज्यूमर क्या कहेगा, वो पहले ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को रेट क्या देना है। डिस्ट्रीब्यूटर को कहेंगे 5 के ऊपर 6ठी चीज़ फ्री, आप इतना माल बेचो इतना कमीशन देंगे। तो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे और फिर आप रिटेल वालों पे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेस की में आपने डिसाइड ये करना है कि क्या आपने डायरेक्टली किसी प्लेस पे अवेलेबल करना है या आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो प्लेस है क्या वो एक्सटेंसिव होनी चाहिए, लाहौर के हर कोने में होनी चाहिए या सिलेक्टेड जगह पे हो। ये डिपेंड करता है उसकी प्राइस की और ये डिपेंड करता है वो चीज़ क्या है। अगर वो मर्सिडीज़ का शोरूम है तो पूरे शहर में एक भी बहुत है। अगर वो सिगरेट है, हर गली मोहल्ले में किनारे पे कि उसका यूज़र जो है वो घर से 5 मिनट के लिए निकलेगा, बहुत ज़्यादा लंबी वॉक नहीं करेगा, तो उसको इतनी करीब एक्सेस में देंगे तो वो चीज़ खरीदेगा, वरना वो चीज़ नहीं खरीदेगा। जी, हर कॉलेज के बाहर। जी, तो ये बातें कुछ कुछ समझ आई। प्रमोशन क्या है, जो प्रोडक्ट आप उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को कैसे बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किस किस्म की चीज़ है। तो प्रमोशन इज़ हाउ आप अपने बारे में डिस्प्ले करते हैं, आप एडवर्टाइज कैसे करते हैं, आप लोगों तक रीच आउट कैसे करते हैं, आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस किस तरह से देते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रमोशन के अंदर आती हैं। जी, प्रोडक्ट की इमेज बनाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, परसुएड करना लोगों को कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें। तो सम टाइम अच्छी प्राइस होती है लेकिन प्रमोशन अच्छी नहीं होती, सम टाइम प्रमोशन अच्छी होती है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती। सबके यही मसले हैं। हम प्रमोशन हल्की करते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं। कुछ जगह प्रमोशन बहुत अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट बड़ी हल्की होती है। कुछ अच्छी प्रोडक्ट के साथ थोड़ी सी प्रमोशन कर देते हैं, गेम बहुत ऊपर चली जाती है। तो अगेन हर किसी की अपनी अपनी डायमेंशन होती है। बिजनेस स्टडीज सेज कि अगर आपने इन चारों को सही से वेटेज दे दी तो बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने सारे एस्पेक्ट्स पे सोच लिया जो कि कस्टमर या कंज्यूमर के जहन में है।
क्या ये बात समझ आ रही है? तो आज हम लोगों ने पिछले चैप्टर के साथ कनेक्ट करती हुई डिस्कशन की कि कस्टमर या कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, किस तरह से है। किताब के हिसाब से हमने 1 सफ़ा या पौना सफ़ा, 1 सफ़ा, ठीक है जी। पेज नंबर 48 आप लोगों के पास जो किताब प्रोवाइड की गई है, हमने ये पढ़ा है। तो कल आप लोगों ने ये पढ़ के आना है इंशाल्लाह ताला। मैं दोबारा याद करा दूं, कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम 2:15 बजे स्टार्ट करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला 2:15 बजे मिलते हैं।